नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। चाणक्य ने कहा था कि किसी भी प्रकार के आक्रमण से अपनी प्रजा की रक्षा करना प्रत्येक राजसत्ता का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है। प्रजा का सुख ही राजा का सुख और प्रजा का हित ही राजा का हित होता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक राज्य को 4 अलग अलग प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आंतरिक खतरा और बाहरी खतरा सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भी राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष ऐसी कई चुनौतियां मौजूद हैं, जिसके बदले स्वरूप पर बातचीत करने की जरूरत है। सक्षम भारत में आज बात होगी, क्या है आज के भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति। आज हम राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के साथ साथ बात करने वाले हैं कि बदलाव कितना देखने को मिल रहा है। जहां हम गणतंत्र दिवस पर बात कर रहे हैं एक नए भारत की, एक बदले हुए भारत की, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जहां 2047 का हम सपना देख रहे हैं एक विकसित भारत का, तो वहां तक पहुंचने में, उस लक्ष्य तक पहुंचने में कितना समय बचा हुआ है। अभी स्टूडियो में हमारे साथ में 2 खास मेहमान चर्चा में शामिल हो चुके हैं। संजीव त्रिपाठी फॉर्मर डायरेक्टर हैं ये रॉ से, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केजे सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ में मौजूद होंगे। शुरुआत हम करना चाहेंगे संजीव त्रिपाठी जी आपके साथ में। मेरा सवाल आपसे है, अगर हम बात करते हैं 2024 यानी कि आज की और बात करें 2047 की, तो आज के गणतंत्र, आज की परिप्रेक्ष्य में जहां एक बहुत बड़े बदलाव का हम सपना देख रहे हैं, तो आप 2047 में नए भारत को कहां पर देखते हैं? धन्यवाद। जहां तक 2047 तक भारत का एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर आना है, यह एक मैं कहूँगा बहुत कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड गोल है। इस स्टेटस को पाने के लिए सस्टेन्ड प्रयास की आवश्यकता होती है, जिसमें कि कई डोमेन्स में काम करना पड़ेगा, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सोशल डेवलपमेंट एट्सेट्रा। जो पिछले 9 वर्ष के में हम लोगों ने देखा कि भारत ने इकोनॉमिक ग्रोथ के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है, साथ साथ पॉवर्टी रिडक्शन के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में। इसके साथ साथ सरकार ने बहुत से प्रोग्राम्स और रिफॉर्म्स इनिशिएट किए हैं, जो कि विच आर एम्ड एट इन्हेंसिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एड्रेसिंग सोशल चैलेंजेस। इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल रिफॉर्म्स, जो कि ये चैलेंजेस नीड टू बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड यदि हमें एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर के आना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये डॉन्टिंग टास्क है, एंड इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, आने वाली गवर्नमेंट हैं, उन्हें उसी लगन के साथ, उसी विजन के साथ, उसी कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा इस क्षेत्र में, जैसा कि हमारी जो प्रेजेंट सरकार है वो पिछले 9 वर्षों में कर रही है। यानी कि जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों पर तो ध्यान देना है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सेना का एक बहुत लंबा अनुभव आपके पास में है, और मैं आपसे समझना चाहती हूं कि क्या लगता है आपको, हम अगर 2047 की बात करें, तो आप कैसे भारत का, आप कितना बदला हुआ भारत का सपना देख पा रहे हैं? देखिए प्रांजलि जी, लाइट तो थी, प्रकाश तो था। ये नहीं था कि हमारी पुरानी सरकारों के टाइम पर काम हो रहे थे, लेकिन लाइट को केंद्रित करके लेजर की तरह फोकस कर देना, एक लक्ष्य पर लेकर जाना, वो इस सरकार ने किया है। जो बिखरी बिखरी लाइट थी, जो प्रोग्राम चल रहे थे, उन सबको एक दिशा में गति शक्ति देकर उनको एक तरह का नया आयाम दिया है। मैं तो इसको ऐसे देखता हूं। तो मैं क्या देख रहा हूं
कि हम अगर इसकी, जैसे हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ केंद्रित हो गए हैं। जी पहले भी मेक इन इंडिया, इंडिजीनियस, ऐसी चीजें चलती थी, लेकिन अब हम एक लेजर की तरफ फोकस बनाकर चल रहे हैं। इसी तरीके से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कई सालों से हम सुन रहे थे कि सीडीएस होगा, सीडीएस होगा। कारगिल के बाद से बात चल रही थी और 2019 में प्रधानमंत्री ने एक ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया जो कि लोग भूल चुके, लोगों को लग ही नहीं रहा था कि अब होगा, इतने साल गुजर चुके थे। तो सीडीएस स्थापित हो गया, काम कर रहा है। अब हमें उम्मीद है कि आगे भी हम थिएटर कमांड और दूसरी चीजें करेंगे। जी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े पैमाने पर हमारी सेनाओं में लाया जा रहा है। और इसके बीच में एक और चीज हुई प्रांजलि जी, जी जिसका किसी ने भी नहीं सोचा था। एक कोविड ने आकर हमको एक तरह से हिला दिया और हमको एक नई चेतना दी कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल मेरा ही काम नहीं था, जो फौजी हूं मैं, ये सबका काम है। कोई हेल्थ योद्धा है, कोई पुलिस योद्धा है, जैसे त्रिपाठी साहब है, वो सामरिक इंटेलिजेंस के क्षेत्र के योद्धा है। तो होल ऑफ नेशन अप्रोच, पूरा देश इकट्ठा खड़ा हो और इस दिशा में चले, तो हम इसको हासिल कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और इसमें काम हो रहा है और हो सकता है कि चुनौतियां तो बहुत आई हैं। देखिए चीन ने हमारे साथ क्या किया, और वो भी कोविड के टाइम पर, जबकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे कर सकते हैं। जब बदलाव की बात कर रहे हैं सर, तो कश्मीर की बात क्यों ना की जाए, आपका रिएक्शन इस पर? जी हाँ, कश्मीर एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है प्रेजेंट सरकार का कि इसने जो है आर्टिकल 370 को हटाकर इस मुद्दे के सलूशन की एक और बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसको हटाने के बाद जो भारत के पास कश्मीर था उसका तो करीब नेशनल बाकी राष्ट्र के साथ इंटीग्रेशन करीब करीब हो गया है जी। लेकिन बिफोर इसको पूरा कश्मीर इशू क्या है, मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। इस विषय में मैं 3 जो इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनके बारे में ब्रीफली मेंशन करूँगा। पहला तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 का था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश इंडिया ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो टेरिटरी, उसको जो था 2 भागों में विभाजित किया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और डोमिनियन ऑफ इंडिया बनाया था। और जो करीब करीब 570 के आसपास जो प्रिंसली स्टेट्स थी विच वर अंडर द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, उसको उन्होंने टर्मिनेट की थी सोवरेनिटी और उनको वहाँ के राजाओं को अधिकार दिया था कि वो इंडिया या पाकिस्तान के साथ विलय कर सकते हैं। ये तो, और इसी के अंतर्गत 1947 में ही अक्टूबर में महाराजा हरि सिंह ने जो इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, उस इंस्ट्रूमेंट को साइन करने के बाद पूरा कश्मीर भारत का एक हिस्सा बन गया था। जी बिल्कुल। अगला जो है कि यूएन रेजोल्यूशन की बात आती है। यूएन रेजोल्यूशन में 3 सीक्वेंशियल और कंडीशनल स्टेप्स की बात की गई है, यानी कि 3 स्टेप्स लेने थे अंडर द यूएन रेजोल्यूशन, और जो एक के बाद एक, यानी अगर पहला स्टेप यूएन के सेटिस्फेक्शन से पूरा हो गया तब नंबर 2 पे जाना था, नंबर 3 पे था। पहला स्टेप जो लेना था, जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कुछ कश्मीर के हिस्से पे कब्जा कर लिया था, पाकिस्तान को उसको अपने रेगुलर और इरेगुलर ट्रूप्स हटा के उसको वैकेट करना था, उसको खाली करना था, भारत को सौंप देना था। जब ये काम पूरा हो जाता तो उसके बाद भारत को अपनी जो सुरक्षा दल थे उनमें कुछ कमी लानी थी, केवल इतनी फौज रखनी थी जो कि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफ़ी रहे। और उसके बाद जब ये दोनों 3 चीज हो जाती, उसके बाद प्लेबिसाइड का नंबर आता था जो, लेकिन पाकिस्तान ने तो पहला स्टेप ही नहीं लिया। जब पाकिस्तान शुरुआत ही युद्ध के साथ में किया, नहीं, युद्ध तो पहले हो रहा था,
जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो, पाकिस्तान ने काफ़ी हिस्से पे कब्जा कर लिया था। जब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया और जबकि वो भारत का हिस्सा बन गया, तब भारत ने अपनी फौजें भेजी थी वहाँ पर और उन्होंने उसको काफ़ी हद तक पीछे ढकेल दिया था, पीछे हटा दिया था। लेकिन वो पूरा वहाँ से हटाते उसके पहले ही भारत जो था यूएन में चला गया था। भारत की उम्मीद थी क्योंकि बिल्कुल लीगल हमने इंस्ट्रूमेंट एज पर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये भारत का पार्ट बन चुका है, इसलिए शायद पाकिस्तान उसको खाली कर देगा। लेकिन जो यूएन रेजोल्यूशन था वो इंडिया के टोटल सेटिस्फेक्शन के अनुरूप नहीं था, बिकॉज उसमें प्लेबिसाइड की भी बात कही गई थी। बहरहाल जहाँ तक देखिए पाकिस्तान का सवाल है, जो हिस्सा उनके कब्ज़े में है जी। उस पे उनका कोई भी अधिकार नहीं, पूरा अवैध कब्ज़ा है। ना तो वो हिस्सा उनको डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में मिला था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, ना उनके पास ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद आया है, ना यूएन रेजोल्यूशन में भी कुछ पाकिस्तान को उस इलाके में कहीं कुछ हक दिया गया है। तो जो पाकिस्तान का कब्ज़ा उस इलाके में है टोटली अवैध है। ऑन दी अदर हैंड जो हिस्सा इंडिया के पास था वो इंडिया का हिस्सा पूरा रहा। उसको पहले इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन भी हुआ था और बाद में जो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली थी 1954 में उसको रेटिफाई भी कर दिया था। तो अब कश्मीर मुद्दा क्या है? पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने बेसिकली एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया। कश्मीर वैली में उन्होंने इंसर्जेंसी बढ़ाई और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ह्यूमन राइट सिचुएशन को प्रोजेक्ट किया उन्होंने वैली के अंदर और कश्मीर, इंडियन कश्मीर के अंदर, इंडियन पार्ट ऑफ कश्मीर के अंदर, और बाद में कहा एज इफ यही कश्मीर इशू हो गया है। इंडिया ने कश्मीर इशू पे इंटरनेशनल फोरम में चुप्पी साधी हुई थी, उस बारे में बात नहीं करते थे। तो पाकिस्तान का नैरेटिव जो था काफ़ी हद तक लोग मानने लगे। और थोड़ा कश्मीर वर्ड जो है, कश्मीर वर्ड हम लोग वैली के लिए भी यूज़ करते हैं लूजली, कश्मीर वर्ड हम इंडियन स्टेट और जम्मू एंड कश्मीर के लिए यूज़ करते हैं, और इंटरनेशनल फोरम में कश्मीर वर्ड यूएन रेजोल्यूशन का भी कश्मीर है। तो एक्चुअली कश्मीर जो है, कश्मीर के 4 हिस्से हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख, देन कश्मीर रीजन और जम्मू रीजन। पार्ट ऑफ कश्मीर रीजन एंड पार्ट ऑफ जम्मू रीजन एज वेल एज गिलगिट बाल्टिस्तान पे पाकिस्तान का अवैध कब्जा है जी, जिसे कि हम पीओके भी कहते हैं। हाँ, तो और त्रिपाठी सर बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब आपने हमें दोबारा आप हमें पास्ट में लेकर के गए और बड़ा ही शॉर्ट में आपने हमें समझाया है। बदले हुए कश्मीर की अगर बात करें तो जिस कश्मीर में तिरंगे को लेकर ऐतराज था, आज वहां पर यह मान लिया गया है कि तिरंगे के अलावा कोई विकल्प नहीं है और अखंड कश्मीर के बारे में ही सोचा गया था। उस सपने को हमने पूरा करके दिखाया है। खुद वहां के लोग भी मानते हैं। जिस फॉल्स नैरेशन के बारे में संजय त्रिपाठी जी ने अभी बात की थी, जिसे पाकिस्तान ने बनाया था, आपका रिएक्शन सर? देखिए, ऐसा है कि आर्टिकल 370 को निकालकर हमने एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया है। इसके अलावा हमने लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है, जिसकी जरूरत है। वहाँ के लोग भी चाहते थे और ये उनको, उनके लिए बहुत, उनके विकास के लिए बहुत उचित होगा। लेकिन मैं आपका ध्यान एक और चीज की तरफ ले जाना चाहता हूँ। पाकिस्तान हमेशा हमें ये कहता रहा कि हम प्रॉक्सी वॉर का गेम खेलेंगे, परोक्ष युद्ध का, और हम आतंकवाद फैलाते रहेंगे, और तुम जो ही कोई बड़ी कार्रवाई करोगे तो हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर डालेंगे। हम मतलब गैर जिम्मेदारा तरीके से कहते थे, जिसको बोलते थे कल्टीवेटेड इरेशनैलिटी, कि हम तो न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल कर डालेंगे। कारगिल के बाद में बोला था और ये वो कहते रहे। लेकिन जब हमने उड़ी के बाद जो हमने कोऑर्डिनेटेड सर्जिकल रेड्स किए और बालाकोट में हमने खैबर पख्तूनवा पे एक टेररिस्ट लोकेशन को टारगेट किया, तो हमने एक जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ था उसको बोगस कर दिया, उसको हमने खत्म कर दिया, और हमने न्यूक्लियर और परोक्ष युद्ध के बीच की जो जगह है वो स्थापित कर दी, जो कि एक सामरिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपने बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड एंड अबव द प्रॉक्सी वॉर you have established a space for conventional war, which is a very strategic achievement that has happened. So वो एक बड़ी चीज है।
जिसकी वजह से आज देखिए 2021 के बाद एलओसी के बिल्कुल। ऊपर एक तरह का समझौता है, और अब वो फायरिंग और ये बहुत हद तक मिनिमाइज हो गई है। इन्फिल्ट्रेशन अभी भी होता है, लेकिन कश्मीर के अंदर बहुत स्थायित्व है। एक साल में जहां 2-3 हजार कैजुअलिटीज होती थी, अब 150-200 मुश्किल से, और वो भी जो आतंकवाद है वो उत्तरी कश्मीर से हटकर अब 2 डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुंछ में सिमट गया है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठ जाएं और हम ये सोच लें, क्योंकि आतंकवाद को खत्म होने में वक्त लगता है। बिल्कुल। एक बहुत पुरानी कहावत है कि टेररिज्म फिनिशेस व्हेन इट एक्चुअली फिनिशेस, तब तक तो वो चलता ही रहता है। तो वो तो हमको करना ही पड़ेगा मिलजुल कर, और कोई राजनीतिक और सामाजिक हल जो कि चुनाव के जरिए होगा वो करना पड़ेगा। जी सर, और जो कश्मीर में बदलाव आया है उसे पूरे देश ने स्वीकार किया है, बड़ा ही सकारात्मक बदलाव ये रहा है। संजय त्रिपाठी जी, इसी संदर्भ में मैं, जैसा मेरे मित्र जनरल केजी सिंह ने बताया, बहुत चेंजेस आए हैं, डेवलपमेंट हो रहा है उस इलाके में, सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत इम्प्रूव हुई है, और इस इलाके में जो लोगों से बातचीत करके उसमें और कुछ अगर चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए सरकार को आगे जाना चाहिए। बट इसके साथ साथ जो हिस्सा पाकिस्तान के पास अभी तक हमारा है, पीओके है, हमारा फोकस अब थोड़ा सा, वी हैव टू पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान अबाउट दैट एरिया। उस एरिया में भी हमें वहाँ पर जो, जैसे उन्होंने उस इलाके को 2 भागों में बांट दिया है, गिलगित बाल्टिस्तान को, और एक सो कॉल्ड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है। गिलगित बाल्टिस्तान जो है डायरेक्टली गवर्न बाई रावलपिंडी, वहाँ इस्लामाबाद से गवर्न होता है सेंटर से, और जो जो सो कॉल्ड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है उसको कहते आज़ाद ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ लोगों को कोई आज़ाद, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो आर्टिकल 7(3) है, अगर आप उसको देखें उसमें कहा गया है कि पीपल हैव टू बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ एक्सेशन ऑफ कश्मीर टू पाकिस्तान, यानी कि उन लोगों को इस बोलने या सोचने की भी आज़ादी नहीं है सिवाय इसके कि ये पाकिस्तान का भाग बने। सर, हम क्यों ना चाइना के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लोर करें। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, रणनीतियों की बात आती है, तो चाइना के साथ भी हमारी जो अभी बातचीत चल रही है, जो लगातार एक टॉक हो रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, इस समय जहाँ तक एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट की बात है, चाइना सबसे बड़ा थ्रेट हमको पोज करता है, और हमारे साथ उनका सीमा बाउंड्री विवाद है, सीमा डिफरेंसेस हैं जी। जो देखिए एलओसी तो जो पाकिस्तान के साथ हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है वो तो प्रॉपरली डिमार्केटेड है, लेकिन जो चाइना के साथ एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, ये अभी पूरी तरह उसको नहीं निश्चित है। देयर आर सर्टन एरियाज ऑफ डिस्प्यूट ऑन द एलएसी। देखिए, एक तो बाउंड्री डिस्प्यूट है, वी क्लेम दैट this is the boundary of India and China, and China claims that as per their version the boundary is different. Then there is a LAC between the two countries. On LAC also there are certain pockets of dispute. LAC पर भी दोनों देशों में अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, उस पर बातचीत चलती आ रही है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। मेरा तो मानना यह है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जो भी समझौता कभी भी होगा वो बिना जनता के अप्रूवल के कोई भी सरकार ऐसी चीज़ नहीं करेगी या करना चाहेगी जिस पे जनता का बाई एंड लार्ज ब्रॉडर समर्थन ना हो। तो जनता को पिक्चर में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मेरा विचार तो ये है कि हम भारत का मैप बनाते हैं, दिखाते हैं, बचपन से बड़े होके देखते हैं, जो हिस्सा जो भारत का मैप वैसी रहे, लेकिन जो हिस्सा चाइना के पास है जी, उसे हम डिमार्केट करें क्लियरली, शेडेड करके या लाल शेड या करके, और जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसको अलग से दिखाएं, और इवन डिस्प्यूटेड एरिया जो एलएसी के हैं उनको भी इंडिकेट करें। बाउंड्री डिस्प्यूट की अगर बात करें तो जो सबसे ज़्यादा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर? देखिए, ऐसा है, चीन ने
कभी भी हमारे साथ हमारी जो सीमाएं हैं उनको सुलझाने की सही रास्ता नहीं चुना। वो जी शुरू से एक ये रास्ता चुन के बैठा है कि वो हमारे साथ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलिबस्टरिंग, कि उसको किसी तरीके से उलझाए रखो और भारत के ऊपर दबाव बनाए रखो। चीन की सीमाएं 13 देशों के साथ हैं, जिनमें से जो लैंड बॉर्डर्स, उनमें से 11 के साथ उन्होंने समझौता कर लिया है। सिर्फ बचे हैं भूटान और भारत, जानबूझकर। यह उन्होंने जानबूझ के किया है। और जब भी हमने कोशिश की इसको सुलझाने की, तो चीन ने उसमें कोई ना कोई नक्शा दिया, ना कोई ठीक तरीके से बातचीत की। जी और चीन का एक एक तरीका है जिसको बोलते हैं कि तंग 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 तंग, कि बोलते रहो, बात करते रहो, और फिर बीच में एक मुठभेड़ कर लो और फिर से बात करनी शुरू कर दो। तो इस तरीके से उन्होंने लद्दाख के क्षेत्र में आकर कुछ इलाकों में कोशिश की है कि जो हमारी क्लेम लाइन है उसको डिस्टर्ब करें। और इसी तरीके से वो जो अरुणाचल का इलाका है उस सबको वो दक्षिणी तिब्बत की संज्ञा देता है। तो लेकिन हमने अपनी सेनाओं के साथ और अर्ध सैनिक जो बल हैं उनके साथ मिलकर हमने सीमाओं के ऊपर तैनाती की है। जी और जहां पर चीन ने गलत कार्रवाई की गलवान में, वहां पर हमने मुकाबला किया। जी और चीन को हमने सरप्राइज करते हुए एक तरह से जिसको बोलते हैं क्विड प्रो को, कि चीन ने कुछ किया तो बदले में हमने कैलाश में जाकर हम हाइट्स के ऊपर बैठ गए, और उसकी वजह से चीन का जो मोल्डो गैरिसन है उसके ऊपर खतरा पैदा हो गया। सिंह सर, फिर बहुत चीन ने शॉर्ट में बातचीत आपसे करके, समझना चाहूंगी कि जो अभी एक बातचीत का दौर काफी लंबे समय से चल रहा है, तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं, दोनों देश के सेनाओं के बीच में जो ऑफिसर्स हैं उनके बीच लगातार बातचीत चल रही है, कि आपको लग रहा है सर इसका कुछ फायदा निकलने वाला है, या फिर आगे जो सिचुएशन है इसे हम अभी फिलहाल परमानेंट मान लें, क्योंकि दोनों देशों ने तय तो कर लिया है कि हम अपनी अपनी सेना को पीछे नहीं भेजने वाले या फिर पीछे नहीं करने वाले। खुद सेना प्रमुख ने इस देखिए बात को माना है। प्रांजलि जी, पहले हम ये गलती कर बैठते थे कि हम चीन के साथ कहते थे सीमा की बात को छोड़ दो और दूसरी चीजें करते रहो। अब इस सरकार ने साफ कर दिया है, अभी कुछ दिनों पहले हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी का भी बयान आया था कि हमने चीन को साफ बता दिया है कि देखिए, पहले सीमा के ऊपर कुछ फैसला होगा, फिर ही दूसरी चीजें सुलझाई जा सकती। हालांकि हम उनके साथ पूरा व्यापार तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हम ही उनके ऊपर कई चीजों पर निर्भर हैं, जैसे कि एपीआई है, पावर इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा सामान आता है। जी लेकिन धीरे धीरे हम अपना उनके ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने चीन को ये साफ कर दिया है कि हम सीमा के जो समस्या है उसको हम बैक बर्नर जो कहते हैं ना, कि उसको हम ठंडे चूल्हे पर रख दे, वो नहीं मानने को तैयार है। हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं, और इसमें हमको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि चीन का तरीका ही ऐसे है, चीन करता ही ऐसे है। जी चीन के अंदर हम जैसे 2 मिनट्स नूडल वाली जल्दी में रहते हैं ना, चीन के लिए समय युगों में है, सालों में है, जी वो लंबा जाता है और वो बिल्कुल। लंबी केजे सोच सिंह, करते हैं। यानी कि आपके मुताबिक चाहे चाइना की तरफ से कोशिशें लाख हो, हमने अपनी रणनीति जो है वो साफ करके रखा हुआ है। त्रिपाठी जी, आखिर में आपको जोड़ना चाहेंगे। हाँ। हम सर अपने देश के गणतंत्र की बात कर रहे हैं, हम गणतंत्र दिवस के मौके पर हम ये समझना चाह रहे हैं कि हमारा देश जो है अब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के कहाँ जा पहुंचा है। चीन के साथ सीमा विवाद को सॉल्व करने के लिए जी हमको एक मजबूत मिलिटरीली हमें और मजबूत बनना पड़ेगा, और हमें अपनी सेनाओं को और मजबूत करना पड़ेगा। साथ साथ हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बॉर्डर एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी डेवलप करना पड़ेगा, और ये सरकार इस दिशा में तेज़ी से काम कर रही है।
बॉर्डर तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो गया है। हमारी फौजें जो वहाँ तैनात हैं वो इस समय बहुत पहले की अपेक्षा बहुत मजबूत स्थिति में अब हैं। सो वी आर टॉकिंग फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। साथ साथ जैसा कि सिंह साहब ने बताया कि चीन के 13 देशों के साथ लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट थे, जिसमें 11 के साथ वो समझौता कर चुका है। जो एक 12वां देश भूटान है उसके साथ भी उसकी काफ़ी बातचीत आगे तक बढ़ गई है। तो अल्टीमेटली हम लोगों को भी चीन के साथ बातचीत करके लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट पे तो तय होगा ही, ये इंडेफिनेटली तो नहीं किया जा सकता पोस्टपोन। तो इस बारे में कभी बातचीत हो रही है। पहले तो LAC के बारे में बात हो रही है। अभी जो ये इंसिडेंट हो गया था गलवान, उसके बाद जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ थे जिसमें चाइना की फ़ौज घुस आई थी, उसको खाली करने के लिए हमारे फ़ौजी उनसे बात कर रही हैं। तो बातचीत चल रही है, बातचीत में समय लगता है, लेकिन और हम लोग अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं। हम लोग कमज़ोर होकर बात नहीं कर रहे हैं और यही हमारी उपलब्धि है, जिसे मैं कहूँगा। सर KJ सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया था कि तो ये हमारी उपलब्धि है। में मजबूत एज ए स्ट्रॉन्ग पार्टी वी विल हैव टू टॉक टू देम, लेकिन बातचीत तो जारी रहेगी। जी, आखिर में KJ सिंह, हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस गणतंत्र दिवस के मौके पर जो देश की जनता जो इस वक्त आप लोगों को सुन रही है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? देश की सुरक्षा को लेकर जो बदलाव पिछले 8-9 सालों की अगर मैं बात करूं देखने को मिल रहा है, तो उसका कितना सकारात्मक पहलू, उसका कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, भारत एक मजबूत राष्ट्र की तरह उभर रहा है और मजबूत राष्ट्र वही होता है जिसके तमाम सब नागरिक मिलकर नागरिक योद्धा बन जाए, एक जागरूक हिंदुस्तानी की तरह से हो, ताकि हमारे आसपास कोई भी गलत कार्य हो रहा हो तो हम जो भी कानून चलाते हैं, पुलिस, दूसरी एजेंसी उनको खबर दें, क्योंकि आतंकवाद तो कहीं भी हो सकता है। जहाँ तक आंतरिक इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, वहाँ इस समय हम हमारे जो सरकार के जो वरिष्ठ नेता और जो लोग इसको देख रहे हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे होम मिनिस्टर सीजन सीनियर लीडर्स हैं। इसके अलावा हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ही हैज़ बीन ए वेरी सीजन डिप्लोमेट एंड वेरी सक्सेसफुल डिप्लोमेट, वो भारत की विदेश नीति को देख रहे हैं। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स और मोस्ट डेकोरेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स रहे हैं। तो हमारा जो सुरक्षा नीति है, जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी को डील करने के लिए है, वो बहुत मजबूत हाथों में है। और ये हमारी जनता को कॉन्फिडेंस देगा कि जो है हम लोग जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव काम हो रहा है। और इसका पालन करते हुए हम लोग जो हैं, वी हैव टू इमर्ज एज ए मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग नेशन। वी हैव टू कंसंट्रेट ऑल्सो ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जी, जो सबसे ज़रूरी है। और यहाँ पर हम कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। KJ सिंह हमारे साथ में थे। संजय त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक बहुत अहम जानकारी पहुँची है। और निश्चित तौर से ये वक्त है बदलाव का, हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की, हम बात कर रहे हैं एक नए बदलाव की। तो देश की जनता को इस बात का पूरा भरोसा रखना होगा, विश्वास रखना होगा कि अब जो वक्त है वो नए भारत का है, बदलते भारत का है। आज के लिए सक्षम भारत में इतना ही। आप देखते रहे संसद TV। आगे भी नमस्कार।